हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे। तो यार आ गए हम पार्ट 3 लेके, किसका? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का। और ट्राई करेंगे कि इस चैप्टर में, ट्राई क्या करेंगे, ख़त्म ही कर देंगे इस चैप्टर को इस पार्ट में। ठीक है, इस पार्ट में हम बेसिकली क्या बात करेंगे? साइटोप्लाज्म की। देखो हमने कैसे पढ़ा, पहले हमने सेल के बारे में जाना कि व्हाट इज़ सेल, सेल क्या है। उसके हमने देखा सेल कैसे कैसे बना हुआ है। हमने देखा व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ सेल वॉल, एंड देन व्हाट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिटेल में जाकर अच्छे समझा हमने, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेके। और उसके बाद हमने पूरा, अब बचा क्या है, आप खुद सोचो अब बचा क्या है। हमने बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली, हमने प्लांट में होती है सेल वॉल तो वो भी पढ़ लिया, हमने न्यूक्लियस भी पढ़ लिया। बचा क्या है? बचा है ये बड़ा हिस्सा जो मेजॉरिटी में हिस्सा प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो माने क्या होता है? एक बार आप देखोगे, साइटो माने क्या है? साइटो माने सेल, साइटो माने सेल, प्लाज्म माने लिक्विड, प्लाज्मा यानी ये कुछ सेमी लिक्विड पार्ट, सेमी लिक्विड वाला पार्ट। तो क्या बोलेंगे? आप साइटोप्लाज्म पढ़ना बाकी है। साइटोप्लाज्म माने सेल के अंदर का सेमी लिक्विड पार्ट, उसको पढ़ना बाकी है। देखो अगर आप, जब आपने अनियन पील देखा होगा, स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने दिखाया था आपको ड्राइंग बना के, सिंपल पिक्चर दिखा के, कि उसमें देखा था आपने, जब आप अनियन का पील काटोगे माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना, ऐसा कुछ बताया होगा। बीच में डॉट क्या है? बीच में डॉट आपको दिख रही है सिंपल सी न्यूक्लियस, और बाहर क्या दिख रही है? सेल वॉल दिख रही है, क्योंकि अनियन का है ना, तो अनियन क्या है? प्लांट है, और प्लांट में क्या होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, जो ये बड़ा बड़ा बहुत सारा हिस्सा दिख रहा है, ये क्या है? ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? हमारा साइटोप्लाज्म है। अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट में भी होगा, यूकैरियोट में भी होगा, लेकिन जो प्रोकैरियोट में होगा उसके अंदर कोई ऑर्गेनल्स नहीं होंगे। क्या बोला मैंने? इसके अंदर कोई ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, सेल के अंदर करने वाले कोई काम करने वाली कोई मशीनरी नहीं होगी। लेकिन यूकैरियोट में क्या होगा? थोड़ी डेवलप हो गई है कंपनी, चल उठी है कंपनी, तो खाना बनाने वाले अलग, एनर्जी बनाने वाले अलग, पैकेजिंग करने वाले अलग, डस्टबिन अलग कर दिया, जहाँ पे खाना स्टोर करना है उसे अलग कर दिया। नाम पढ़ेंगे, ठीक है, नाम भी बताऊंगा क्या कौन सी चीज़ कहाँ पर है, रेफ्रिजरेटर क्या है हमारे सेल का, सब कुछ बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी के समझ लीजिए, जो हम बात करेंगे, अब पढ़ेंगे हम यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई भी, हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट होता है, सिंपल सा कुछ प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, कुछ पुराने हैं। चलो इसको रफ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या है? हमारा वो प्लेस है जहाँ पे वेरियस वेरियस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जहाँ पे हमारा सेल काम कर पा रहा है, जिस वजह से आज हम जिंदा हैं। ठीक है, इसके अंदर ही खाना बन रहा है, इसके अंदर ही सब कुछ काम चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जिसकी मैंने बात करी, डिफरेंट मशीन्स जहाँ पे काम चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? हमारे सिलेबस में क्या क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक बार ब्रीफली पढ़ लीजिए पहले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, लिपिड बनेगा। यहाँ पे खाना बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है। अब इस प्रोटीन और लिपिड में करना है पैकेजिंग करनी है, या फिर इस प्रोटीन में मुझे वो शुगर ऐड करनी है, या फिर कुछ सिंपल शुगर होगी उसे कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो? मतलब कुछ चीज़ है उसमें कुछ ऐड ऑन करना है, उसको कुछ मॉडिफाई करना है। जैसे आप मार्केट से, एक दुकान से गाड़ी लेके आए, आपको गाड़ी में कुछ स्टिकर लगाने हैं, कुछ करना है, तो वो क्या होता है? उसको मॉडिफाई कर रहे हो आप। ठीक है, उसमें कुछ अलग तरीके से हॉर्न लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? ये सब कुछ मॉडिफिकेशन में आता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन, हार्मोन्स एज वेल एज, है ना, और स्टेरॉइड और आपके लिपिड बना दिए, लेकिन उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है, लिपिड में मुझे कुछ ग्लूकोज लगाना है, ग्लाइकोलिपिड करना है। तो वो मेरा काम कौन करेगा? मेरा सिंपल सा गोल्गी एपरेटस की बात करेंगे वहाँ पे हम। ठीक है, अब क्या हो, मेरे अंदर जो मैं बोल रहा हूँ, कोई डॉगी मेरे पीछे भागेगा तो मैं भागूंगा, तो उस टाइम मुझे एनर्जी चाहिए होगी, तो वो एनर्जी कहाँ बनेगी? वो एनर्जी बनेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर मैं प्लांट के केस में आ जाऊँ, प्लांट के केस में आप देखोगे कि फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट को पकड़ा जाता है, उससे खाना बनाया जाता है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में फोटोसिंथेसिस, तो वो कहाँ होता है? वो प्लास्टिड में बताएंगे हम। प्लास्टिड में ऐसा क्या पिगमेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी बात करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ खाना बनाया, उस खाने को स्टोर करना है, कुछ मॉलिक्यूल्स है अभी के लिए स्टोर करना है, तो उसको स्टोर रखने एक फ्रिज होनी चाहिए। जैसे हमारे घर में कुछ खाना बच जाता है तो हम कल खाएंगे उसको, तो एक फ्रिज में रख देते हैं हम जाके। तो ऐसे ही सेम काम क्या होगा यहाँ पर, कि एक वैक्यूल बनाओगे, बड़े बड़े वैक्यूल। प्लांट में बहुत बड़े वैक्यूल होंगे, एनिमल में होते भी नहीं, और होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, उसका अब रीज़न समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा आपकी, ये होगा हमारे डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये सारी बातें करनी है हमको। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, चलो इस नाम से समझते हैं। एंडो माने इनसाइड, एंडो माने इनसाइड, प्लाज्मा माने वही प्लाज्मा,
ठीक है, मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर, इनसाइड साइटोप्लाज्म। और रेटिकुलम माने नेटवर्क, रेटिकुलम माने क्या होता है, नेटवर्क, यानी कि इनसाइड अंदर, अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो जाल जैसा फैला हुआ है पूरे सेल में, पूरे साइटोप्लाज्म में, उसे बोलूँगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो ये तार जो दिख रहे हैं ना आपको, ये पूरा फैला हुआ, ये क्या है, मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये मिसकंसेप्शन क्या होती है, हम लोग क्या मान लेते हैं कि जो ये जो है वायर है, इज जस्ट लाइक, क्या बोल सकते हो आप, थ्रेड। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो मेरा थ्रेड के जैसा है, मेरा आंसर है नहीं। ये एक तरीके से एक होलो पाइप जैसा है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये अंदर से खाली होगा ना, तो इस तरीके की वेसल्स जा रही हैं, इस तरीके की ट्यूब जा रहे हैं, कोई थ्रेड नहीं जा रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा इमेज में थ्रेड नहीं, ये थ्रेड क्या है, अंदर से खोखला होगा, तो एक पाइप जा रहा है, ठीक है, एक नेटवर्क जा रहा है, पूरे उस पर फैला हुआ है। अब क्या करा मैंने, अब मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला बोला मैंने रफ, एंड दूसरा बोला मैंने स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, आपको दिख रहे हैं ये ब्लू डॉट, तो ये क्या है, मेरे राइबोसोम। और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं प्रेजेंट, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल सा स्मूथ। देखो ना, अगर आप यहाँ पे हाथ फहराओगे तो थोड़ा खुदरा खुदरा लगेगा, थोड़ा रफ लगेगा, लेकिन यहाँ पे हाथ करोगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा रफनेस नहीं आएगी, तो मैंने बोला इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब क्या हुआ, ये आपको राइबोसोम दिख रहे हैं, तो ये राइबोसोम का काम क्या होता है, सेल के अंदर राइबोसोम कहीं भी प्रेजेंट है और सेल अगर जिंदा है तो वो बनाएगा प्रोटीन। क्या बोला मैंने आपसे, सेल राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। तो अगर मैं बोलूं जो मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका मेन काम क्या है, उसका मेन काम है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। वो प्रोटीन क्यों बना पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है, राइबोसोम का काम ही यही होता है प्रोटीन को बनाना, ठीक है। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बताओ यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है क्या, आप बोलोगे नहीं यहाँ प्रोटीन, यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो प्रोटीन कैसे बनेंगे, तो प्रोटीन तो नहीं बनेंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ बनेंगे लिपिड, इसे रफ कर देता हूँ, यहाँ बनेंगे फैट के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे लिपिड बनेंगे और यहाँ पे बनेंगे प्रोटीन। तो आपसे कोई पूछेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो हिस्सा जो प्रोड्यूस करता है प्रोटीन, तो उसका नाम क्या है, आप बोलोगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लिपिड समझो, चलो प्रोटीन तो पता है आपको, प्रोटीन क्या होता है आपको बहुत जनरल बात है, लेकिन लिपिड क्या है, लिपिड एक तरीके समझ लीजिए फैट का मॉलिक्यूल है, एक फैट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे बोलते हैं लिपिड, ठीक है। अब यहाँ पे इसे रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रफ क्या करते हैं, इसे आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो मेरी इसके पास मेम्ब्रेन होगी, जो मेरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके आसपास क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, मतलब कि पूरा मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, और जो वो मेम्ब्रेन होगी बिल्कुल सेम होगी किसके ऐसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, वो तो यहाँ भी बन रहा है, तो वहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी वो भी कैसे होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होगी, सेम। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं, फिर समझते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। देखो सपोज करो बाहर एक खाना रखा हुआ है, अब मुझे इसको अंदर लेना है, इस सेल को अंदर लेना है, तो सेल क्या करेगा, सेल पहले इसको मेम्ब्रेन को अंदर बिल्डअप करेगा, अंदर ऐसे करेगा फोल्ड, और इस खाने को यहाँ पे फिट कर देगा, ये खाने को यहाँ पे फिट कर देगा। अब कुछ देर बाद क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रस्ट आउट करेगी, फट जाएगी, और ये खाना अंदर आ जाएगा, और ये सेल मेम्ब्रेन अगेन क्या हो जाएगी, रिपेयर कर लेगी। अब ये रिपेयर कौन कर रहा है, अब मुझे बताओ ये रिपेयर कौन कर रहा है, ये रिपेयर कर रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपने मुझसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा हुआ है, मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है, लिपिड से एज वेल एज प्रोटीन से। तो देखो यहाँ लिपिड भी है, यहाँ प्रोटीन भी है, तो जैसी मेरी मेम्ब्रेन पुरानी हो गई या ब्रस्ट आउट हो गई या ख़राब हो गई वहाँ से, तो उसे रिप्लेस कौन करेगा, एक तरीके से ये नेटवर्क एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क, वो इसे रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो मतलब इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन का बायोलॉजिकल लिविंग वे में बनना। जेनेसिस माने क्या होता है, फॉर्मेशन,
जेनेसिस माने क्या होता है, फॉर्मेशन। तो मेम्ब्रेन का बायो माने लिविंग तरीके से, जेनेसिस फॉर्मेशन होना, तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अगर आपसे कोई बोले कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन बनाता है, कौन सा सेल ऑर्गेनल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती रहती है, तो आप बोलोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप समझ में आया होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था इसका। चलो थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, इसे कुछ काम समझते हैं। देखो अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट क्वांटिटीज़ में हो सकता है। जैसे कि समझो मेरी मसल सेल है, तो वहाँ पे मुझे प्रोटीन जरूरत होगा, क्योंकि मैं मसल्स कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे प्रोटीन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या बढ़ गई। वहाँ पे क्या हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या बढ़ गई, क्योंकि मसल्स को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ मसल सेल्स होंगे वहाँ पे क्या होगा, मेरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं लीवर सेल्स की, अब बात करते हैं लीवर ऑर्गन की। ठीक है, अब लीवर में क्या होता है, लीवर के अंदर देखो हमने कुछ भी खराब बाहर से पॉइजनस चीज़ खाई, कोई भी बाहर से पॉइजनस चीज़ खाई, जैसे समझ लीजिए अल्कोहल पी, तो अल्कोहल पहले कहाँ जाती है, लीवर के अंदर। अल्कोहल एक पॉइजन है, हमारी बॉडी के लिए वो अच्छी नहीं है, क्योंकि पानी में डिजोल्व नहीं हो पाती है। तो क्या बोलेंगे हम, अल्कोहल पहले कहाँ जाएगी, हमारे लीवर में। कुछ भी हम खराब खाएंगे, कुछ भी हम पॉइजनस चीज़ खाएंगे, पहले वो डैमेज करेगी लीवर को। जब देखते हैं ना अल्कोहल जो पीते हैं उनका लीवर खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो भी हमने पॉइजनस चीज़ खाई वो पहले गई लीवर में। अब लीवर काम भी करता है आपका, लीवर करता है उस अल्कोहल को जो पॉइजनस है उसको डिटॉक्सीफाई, जो टॉक्सिक है बहुत जहरीली है उसको कम जहरीली करता है, कौन, लीवर। अगर आप डेली अल्कोहल पियोगे, डेली कंजप्शन करोगे, तो लीवर को इनफ टाइम नहीं मिलेगा अल्कोहल को कन्वर्ट कर पाने का, अल्कोहल को डिटॉक्सीफाई करके टॉक्सीफाई को डिटॉक्सीफाई करने का। तो क्या हुआ, हमारा लीवर खराब हो जाता है इससे। ठीक है, ये जनरल हो गया। लेकिन ये जनरल काम करता कौन है, ये मेरी लीवर के अंदर भी, लीवर के अंदर जो सेल्स हैं लीवर के, उसके अंदर कौन कर रहा है, उनके अंदर मैं बोल रहा हूँ ये लिपिड्स, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स कर रहे हैं। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकल रहे हैं ना लिपिड्स, वो कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं, लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन। ये तो कुछ रोल हो गया किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब आप एक बात समझिए, एक इंपॉर्टेंट रोल है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये क्या है, पूरे जाल की तरह फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरे साइटोप्लाज्म को पकड़ के रखा हुआ है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि एक प्लांट है, उसकी रूट्स नीचे जा रही हैं, तो वो रूट्स काम क्या करने एक तरीके से एक और काम कर रही है कि सॉइल को पकड़ के रखेंगे, तो सॉइल बिखरेगी नहीं तो अच्छा होगा वहाँ के लिए। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, लैंडस्लाइड कम होगी। ठीक है, इसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, तो वो साइटोप्लाज्म को इकट्ठा रखेगा, ऐसा नहीं कहीं भी बह के निकल जाए। ठीक है, तो पकड़ के रखने का काम किसका हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप कुछ समझ में आया होगा। ये हमारा पहला सेल ऑर्गेनल था जिसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जल्दी से इसको देख लीजिए, कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनसाइड प्लाज्मा इस नेटवर्क, इसलिए बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो तरीके के होते हैं, रफ स्मूथ। रफ में क्यों, राइबोसोम होते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, और स्मूथ में लिपिड होते हैं। ठीक है, एंड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये मैंने बताया आपको, यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, कौन, मेम्ब्रेन को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो कंप्लीट हो गया हमारा क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं हम किस पे ऊपर, गोल्गी एपरेटस के ऊपर। हाँ चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं। हेडिंग बना लीजिए गोल्गी एपरेटस। ठीक है, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं गोल्गी एपरेटस की। ठीक है, चलिए अब देखिए, जो आपको गोल्गी एपरेटस को पहली बार डिस्कवर करा था उन साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी। ठीक है, पहली बार जिन्होंने डिस्कवर करा और डिस्क्राइब करा किसके बारे में, गोल्गी एपरेटस के बारे में, उनका नाम था कैमिलो गोल्गी। तो उन्हीं को नाम को लेते चलते इन्होंने गोल्गी एपरेटस बोल दिया। अब बेसिकली है क्या ये गोल्गी एपरेटस क्या होता है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही में एकदम, कई बार तो अटैच भी होता है, कई बार क्या होता है, अटैच ही होता है। आपको भी डिफरेंस भी नहीं पता लगा पाओगे कहाँ गोल्गी एपरेटस है, कहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इतना अटैच होता है। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे अटैच होते हैं पैरेलल स्टैक्स। क्या बोल रहा हूँ, पैरेलल, क्या लिखा है यहाँ पे, पैरेलल। पैरेलल माने क्या हो, जो आपस में इंटरसेक्ट ना करे। तो अगर आप रफली देखोगे बहुत सारे स्टैक दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे स्टैक दिख रहे हैं जो क्या है, एक तरीके से पैरेलल हैं, एक दूसरे से पैरेलल हैं। ठीक है, क्या नाम है, अरे क्या बोल सकते हैं आप, एक दूसरे टच नहीं है, एक दूसरे से पैरेलल है, कहीं भी टचिंग नहीं हो रही है। और एक को क्या बोलता हूँ, एक को बोलता हूँ सिस्टर्न, एक को क्या बोलता हूँ, सिस्टर्न। तो आप बोल सकते हो गोल्गी एपरेटस किससे मिलके बना है, बहुत सारे सिस्टर्न से मिलके बना है, जो कि कैसे अरेंज होते हैं, जो कि मेरे पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से पैरेलली अरेंज होते हैं। ओके, तो अगर मैं इसमें बात करूं कि गोल्गी एपरेटस का काम क्या होता है, तो देखो
ER से कुछ खाना आया, ER से क्या आए, प्रोटीन आए, ER से प्रोटीन आए, ER से मेनली लिपिड आए। मेनली तो ये चीज़ें आई, और भी चीज़ें आएंगी, बात करेंगे। मेनली क्या आया, प्रोटीन आया ER से और लिपिड आया। अब इसको पैक करना, इसको यहाँ से बना, यहाँ पे बना, और यहाँ पे क्या होगा, पैकेजिंग होगी और साथ में डिस्पैचिंग होगी। यानी कि पैक करेंगे, पहले प्रोटीन आया, उसे पैक करो भैया, एक बॉक्स के अंदर बंद करो, रफली बता रहा हूँ, एक बॉक्स के अंदर बंद करो। अगर इसको सेल के अंदर जरूरत हो तो सेल के अंदर भेज दो, और सेल के बाहर जरूरत हो तो सेल के बाहर भेज दो। यानी कि इस गोल्गी एपिटाइजर का काम क्या होता है, मेनली पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। जो भी ER मेरा कुछ बना रहा है, जो भी मेरा ER कुछ बना रहा है, उसका पैकेजिंग करना, फिर उसको सेल के अंदर भेजना तो अंदर भेज दो, सेल के बाहर भेजना तो बाहर भेज दो। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक और काम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन इसका मतलब कि अगर देखो मेरे लिपिड, मेरे क्या नाम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने लिपिड बनाया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बनाया, स्मूथ ने क्या बनाया, हमारा लिपिड बनाया, लेकिन उसमें मुझे कुछ ग्लूकोज ऐड करनी है। यानी किसी तरीके का क्या करना है मुझको, किसी तरीके का मुझको उसमें मॉडिफिकेशन करना है। तो वो कौन करेगा, मेरा सिंपल सा गोल्गी एपरेटस। पैकेजिंग करनी है तो भी गोल्गी एपरेटस, मॉडिफिकेशन करनी गोल्गी एपरेटस। मेरे पास कोई सिंपल शुगर है, मेरे पास कोई सिंपल सी शुगर है, छोटी सी शुगर है, उसे कन्वर्ट करना है कॉम्प्लेक्स शुगर में, उसे करना है कॉम्प्लेक्स शुगर्स में, तो भी क्या जरूरत होगी, मेरा कौन करेगा, गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस का मेनली रफली काम बता दूं तो मेनली पैकेजिंग एज वेल एज मॉडिफिकेशन। पैकेजिंग करके डिस्पैचिंग करना, अंदर जरूरत है तो अंदर भेज देना, बाहर जरूरत है तो बाहर भेज देना। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। अब क्या होता है, कई बार ये प्रोड्यूस करते हैं लाइसोसोम। अब यहाँ पे लाइसोसोम की एंट्री हो रही है तो ध्यान समझना, ठीक है। अब बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम एंट्री कराते हैं लाइसोसोम की। अब क्या हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कुछ एंजाइम बनाए और उसको भेज दिया किसमें, गोल्गी एपरेटस के पास। जाओ इसकी पैकेजिंग करो, जाओ इसको मेम्ब्रेन दे दो, एक पैकेजिंग कर दो, एक कवर दे दो, और क्या बना दिए, लाइसोसोम। क्या बना दिए, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम होते क्या है समझना, लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, छोटा सा थैली जैसा, इसे बोलते हैं लाइसोसोम। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मोस्ट पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या लिखा मैंने, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इसके अंदर प्रेजेंट है स्ट्रॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कहीं ना कहीं काम करता है कि अगर सपोज करो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, ठीक है, तो उसको डाइजेस्ट कर देगा। मान लो मेरा सेल ही खराब हो गया तो उसको भी डाइजेस्ट कर देगा। मान लो बाहर से बैक्टीरिया आ गया सेल के अंदर, मान लो हमें बीमार हुए तो सेल के अंदर बैक्टीरिया आ गया तो उसे भी कौन खत्म करेगा, लाइसोसोम खत्म कर देगा। मान लो कुछ गंदगी हो गई सेल के अंदर तो वो भी कौन खत्म करेगा, लाइसोसोम खत्म करेगा। तो लाइसोसोम कितना इंपॉर्टेंट है, लाइसोसोम एक तरीके से पूरा हमारे सेल को साफ रख रहा है। अगर मान लो मेरे चोट लग गई यहाँ पे, यहाँ के सेल डेड हो गए, सेल के कुछ काम नहीं कर पा रहे, तो लाइसोसोम क्या करेगा, फट जाएगा अपने सेल के अंदर ही और सेल को ही खत्म कर देगा, सेल को ही खत्म कर देगा। तो क्या बोलते हैं इसको, लाइसोसोम को एक और नाम बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग बोलते हैं किसका, सेल का, कि सेल को सुसाइड कर लेगा। अगर सेल को कुछ भी गड़बड़ हुई, सेल काम नहीं कर पा रहा है, सेल एक तरीके से बोझ बन चुका है, तो लाइसोसोम अपने अंदर ही फट जाएगा और तरीके डाइजेस्ट कर देगा पूरा। मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे डाइजेशन का मतलब ये नहीं है खाने को पचाने वाले एंजाइम, यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। डाइजेशन मतलब क्या है, कुछ भी होगा, कितना भी ऑर्गेनिक, कितना भी कुछ भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, हमारा सेल, हमारा कुछ भी, पूरा सेल के अंदर कुछ भी खराब हुआ तो कौन उसको भगा देगा वहाँ से, हमारा ये लाइसोसोम, इसे बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम कहाँ से बना है, गोल्गी एपरेटस से। किससे बना है, गोल्गी एपरेटस से। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो आए कहाँ से हैं, वो आए हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं, लाइसोसोम के अंदर होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, मोस्ट पावरफुल, अब तक के जाने माने मोस्ट पावरफुल क्या बोल सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकते हैं और वक्त आने पे वो क्या नाम अपने आप को भी सुसाइड कर लेता है, अपने सेल के अंदर ही फट जाता है, जिससे कि पूरा सेल भी डैमेज हो जाएगा। ऐसा नहीं, कभी भी अगर मेरा सेल डैमेज हुआ है तो ठीक है, अगर मेरा सेल कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो लाइसोसोम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लाइसोसोम एक तरीके से हेल्प कर रहा है, क्लीन कर रहा है, बैक्टीरियाज आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, उसको क्लीन करने के लिए लाइसोसोम वर्क कर रहा है।
ठीक है। एक बार फ्लो देखो कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग। अभी पहले हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमने पूरा जाना अच्छा यहाँ पे चीज़ें प्रोटीन और लिपिड बनता है, ठीक है, कुछ एंजाइम भी बनते हैं। और उसके बाद पढ़ा गोल्गी एपरेटस कि ये लिपिड प्रोटीन बने हैं, इनको बाहर भेजेंगे पैकेजिंग करके डिस्पैचिंग करने के लिए, गोल्गी एपरेटस आ गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक और चीज़ बनती है, क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक ही बनती है एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम। जब वो जाते हैं किससे, गोल्गी एपरेटस से होते हुए, तो उन्हें थैली के अंदर बंद कर देते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को, उन्हें बोलते हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम का मेनली फंक्शन पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम एक तरीके से इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और ये सेल के अंदर भी जा सकते हैं, सेल के बाहर भी जा सकते हैं। अगर सेल के अंदर कुछ भी आ गया उसे डाइजेस्ट करने का काम किनका होता है? लाइसोसोम का होता है। बैक्टीरिया, कुछ क्लीनिंग, कुछ भी करना है, मेरा माइटोकॉन्ड्रिया, मेरा क्लोरोप्लास्ट, मेरा प्लास्टिड, मेरा कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है, कुछ डैमेज हो गया, कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको वहाँ से हटाने का, उसको डाइजेस्ट करने का किसका काम हो गया? लाइसोसोम का काम हो गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। और भी कुछ है क्या लाइसोसोम में? और तो कुछ लगता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया गोल्गी एपरेटस एज वेल एज लाइसोसोम। अब बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब हेडिंग बना लीजिए इस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, अब हमें क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ना है। हमने गोल्गी एपरेटस खत्म कर लिया, हमने लाइसोसोम खत्म कर लिया, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी खत्म कर लिया। अब हम जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल पढ़ने हैं इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कॉमनली, आप लोग जानते हो कॉमनली क्या बोलते हैं? पावर हाउस। पावर हाउस ऑफ द सेल। किसका सेल का पावर हाउस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ मैं, पढ़ा पा रहा हूँ, मेरे सेल के, मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस हो पा रही है, कोई रिएक्शंस हो पा रही है, कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए होती है उस चीज़ के लिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी उस टाइम मैं बोलूँ, मेरे पीछे यहाँ पे डॉगी मेरे पीछे भागेगा, ठीक है, छिपकली ऊपर से गिरेगी, तो मैं एकदम एक्शन लूँगा तो मैं एक्शन लिख क्यों पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास एनर्जी है ना, मेरे पास एनर्जी है। तो एनर्जी कहाँ बनती है? एनर्जी बनती है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। आप थोड़ा समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो जितनी हमारी केमिकल रिएक्शंस हो पा रही है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ये चीज़ मेन तरीके से यहाँ पे एनर्जी बनती है, एक तरीके से यहाँ पे एनर्जी बनती है। आप समझ थोड़ा फील लेते हैं। जो एनर्जी बनती है वो बनती कहाँ से है? और अगर बनती है तो सारी तुरंत यूज़ हो जाती है या फिर बाद के लिए भी स्टोर होती है? तो कुछ क्वेश्चन हैं, सब एक एक करके क्लियर करता हूँ, ठीक है। आपने कुछ खाना खाया, आपने रोटी खाई, तो पहले होगा उसका डाइजेशन, मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया तो उसे सिंपल फॉर्म में लेके आ गया, उसका नाम हो गया ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के सिंपल फॉर्म को क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या गई? ग्लूकोज गई सेल के अंदर, ग्लूकोज को मैंने सेल के अंदर ले लिया। ये सारा काम कहाँ हुआ है? मेरा डाइजेशन सिस्टम में, मेरा पूरा डाइजेशन सिस्टम जो है उसमें हुआ है। अब क्या हुआ? ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया हर एक सेल ने। अब हर एक सेल के पास एट द एंड क्या हो गया? अब हर एक सेल के पास क्या पहुंच गया? ग्लूकोज। अगर आपको ग्लूकोज का कुछ फॉर्मूला पता है तो कुछ इस तरीके का होता है, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है? अगर आपको नहीं पता बॉन्ड वगैरह तो अभी सिंपल तरीके से समझ लीजिए, 6 कार्बन है तो कहीं ना कहीं ये अटैच होंगे एक दूसरे से, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन भी अटैच होगा हाइड्रोजन से या फिर हाइड्रोजन किसी और से, ठीक है। ऑक्सीजन भी अटैच होगा, जिससे वो अटैच होते हैं उसे बोलते हैं बॉन्ड, तो ग्लूकोज है 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बॉन्ड। और बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एनर्जी छुपी हुई है। जहाँ पे बॉन्ड है इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी मेरी छुपी हुई है, एनर्जी मेरी स्टोर हुई बैठी हुई है। यानी कि C6H12O6 में बहुत सारे बॉन्ड, बहुत सारी एनर्जी छुपी हुई है। उस एनर्जी को निकालना है, यानी कि इस ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकालें। इसके लिए क्या होता है हमारे सेल के अंदर? रेस्पिरेशन। इसके अंदर बॉन्ड है, बहुत सारी एनर्जी है, तो रेस्पिरेशन माने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस खाने को और तोड़ो, तो क्या होगा? CO2 निकलेगी, पानी निकलेगा और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी, आप देखो हुआ क्या है एक्चुअली में, रेस्पिरेशन में हुआ क्या है कि कार्बन के बीच में जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड थे उन बॉन्डों को तोड़ दिया, देखो यहाँ पे 6 कार्बन एक साथ थे, यहाँ पे एक कार्बन वाले 6 ले आए हम, यानी कि बॉन्ड तोड़ दिए हमने, यहाँ पे हमने बॉन्ड्स तोड़ दिए। और जब बॉन्ड टूटते हैं तो क्या निकलती है? बहुत सारी एनर्जी निकलती है। अब देखो सपोज करा मेरे सेल ने ग्लूकोज तोड़ा, बहुत सारी एनर्जी निकली, अब मैं क्या वो एनर्जी तुरंत यूज़ कर लूँ?
इसका मतलब अगर ऐसा हो तो जब मेरे पीछे डॉगी भागेगा तो पहले मैं खाना खाऊंगा, पहले डाइजेशन होगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज वो लेगा, फिर वो एनर्जी निकालेगा, तब मैं भागूंगा। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उतने में तो कुत्ता मेरे को काट लेगा और फिर जो होना होगा हो जाएगा, है ना। तो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि नहीं, एनर्जी को स्टोर होना बहुत ज़रूरी है कि जब कुत्ता मेरे पीछे भागे तो वो स्टोर एनर्जी तुरंत निकले, इंस्टेंटली काम हो, जिससे कि तुरंत भाग सकूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ आपसे, इस एनर्जी का स्टोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस एनर्जी का स्टोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसे स्टोर कैसे करें? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक चीज़ मिलती है हमको, एडीपी, जो क्या होता है, एडिनोसाइन, मैं लिख रहा हूँ एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है। क्या है ये? लो एनर्जी मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, क्या प्रेजेंट है हमारे सेल के अंदर? सिंपल सा एडीपी, एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, और एक प्रेजेंट है फॉस्फेट, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या क्या प्रेजेंट है? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और एक सिंपल सा फॉस्फेट, इसे बोलेंगे फॉस्फेट। इसकी एनर्जी क्या होती है? बहुत कम होती है। लेकिन अगर मैं कैसे भी करके, कुछ भी करके एडीपी को पी के साथ जोड़ दूं, क्या बन जाएगा? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई माने क्या होता है? 3 फॉस्फेट, यहाँ पे 2 फॉस्फेट थे, मैंने एक फॉस्फेट और जोड़ दिया तो 3 फॉस्फेट हो गए, नाम क्या हो गया? एटीपी। और इसकी एनर्जी होती है हाई, तो देखो क्या खराब, मेरे पास पहले एडीपी था और फॉस्फेट भी था, लेकिन इनको जोड़ के एक नया मॉलिक्यूल बनाना है जिसका नाम है एटीपी। उसके पास बहुत एनर्जी होती है, वो स्टोर कर सकता है। तो कहाँ से, मतलब अब मुझे इसका बॉन्ड बनाना है, इसका बॉन्ड बनाना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे मैं इस वाले प्रोसेस में मैं बॉन्ड तोड़ रहा था तो मुझे एनर्जी मिल रही है, लेकिन मुझे यहाँ बॉन्ड बनाने हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो ये एनर्जी निकली है ना, मैं क्या करूँगा, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ये एनर्जी इसको दे देगा, भाई एडीपी और फॉस्फेट तुम ये एनर्जी ले लो और क्या बना दो? एटीपी की क्या है? बहुत हाई एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो क्या हो गया? बन गया मेरा एटीपी मॉलिक्यूल। क्या बन गया? एटीपी मॉलिक्यूल। अब मानो मेरे पीछे डॉगी भागा, अब क्या होगा? ये एटीपी टूट जाएगा एडीपी में और फॉस्फेट में, और जब टूटेगा एटीपी जब टूटेगा एडीपी में और फॉस्फेट में, तो एनर्जी बहुत सारी निकल जाएगी और उस एनर्जी की वजह से भागूंगा बहुत तेज, है ना। समझ में आ रहा है? जब मुझे मसल्स को वर्क करना होगा तो एटीपी एडीपी फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। जब मुझे एनर्जी स्टोर करनी होगी तो ये एडीपी प्लस फॉस्फेट को एनर्जी दूंगा, वापस एटीपी बन जाएंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यहाँ पे एडीपी और एटीपी का बहुत कम लिखा हुआ है, सिंपल एनसीईआरटी में लिख दिया है एटीपी इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बट एक्चुअल मैकेनिज्म समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं। यहाँ से एनर्जी निकली कब? जब मैंने ग्लूकोज को एस्पिरेशन कराया तो एनर्जी निकली। इस एनर्जी का क्या काम हुआ? इस एनर्जी का एडीपी को फॉस्फेट का बॉन्ड बनाने में एनर्जी का काम हुआ, उससे हुआ कि एटीपी बन गया। एटीपी का मतलब बहुत सारी एनर्जी स्टोर कर सकता है, और जब भी मुझे एनर्जी चाहिए होगी मैं बोलूँगा भाई बॉन्ड टूटे, एटीपी का बॉन्ड टूटो, एडीपी अलग फॉस्फेट अलग, तो निकलेगी बहुत सारी एनर्जी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एटीपी का, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एटीपी को बोलते हैं हम करेंसी, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्योंकि एक्चुअली में करेंसी क्या है, एक तरीके से एनर्जी करेंसी क्या है? एटीपी, इसलिए बोलते हैं। अब आते हैं इसके माइटोकॉन्ड्रिया पे 2 मेम्ब्रेन होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पे एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, बताऊँगा 2 क्यों होती हैं, ठीक है। देखो जो बाहर वाली होती है ना, उनमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स को आना होता है, जाना होता है, ठीक है, बाहर से कांटेक्ट रखना है। तो क्या हुआ, बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है बहुत सारी पोरस, लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन आपको दिख रही है वो कैसी होगी? उसमें फोल्डिंग होंगे बहुत सारे, उसमें क्या होगा? ऐसे बहुत सारे फोल्डिंग आ रहे होंगे। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि भाई ये रिएक्शंस होनी है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी, उतनी ज़्यादा रिएक्शंस हो पाएंगी। तो इसलिए क्या करा नेचर ने, यूनिवर्स ने, भाई यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ा दो, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा बनेगी तो अच्छा रहेगा ना हमारे लिए। तो क्या हुआ, अंदर वाली यहाँ पे रिएक्शन एक्चुअली में होती है, वहाँ पे फोल्डिंग ज़्यादा कर दी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का एक अपना डीएनए होता है, एक बात समझना, एक डीएनए इसके पास भी होता है, न्यूक्लियस के पास भी होता है, और एक होता है प्लास्टिड के पास, हम पढ़ेंगे अभी आगे नेक्स्ट वाले में, प्लास्टिड, उसके पास भी डीएनए होता है। और एक बात दिमाग में डाल लो
कि जहाँ जहाँ डीएनए, जहाँ जहाँ मेरा बॉस, डीएनए क्या है, बॉस मॉलिक्यूल, जहाँ जहाँ मेरा बॉस मॉलिक्यूल, वहाँ वहाँ मेरी डबल मेम्ब्रेन, डबल सुरक्षा, डबल मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट है, वहाँ भी डबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है इसका, तो यहाँ पे भी एक तरीके से डबल मेम्ब्रेन। देखो दिख रही दो मेम्ब्रेन, और प्लास्टिड में भी डबल मेम्ब्रेन होंगी। तो एक तरीके दिमाग में बना लो, जहाँ जहाँ बॉस वहाँ वहाँ मेरा डबल मेम्ब्रेन, जहाँ जहाँ बॉस वहाँ वहाँ डबल मेम्ब्रेन। अब एक आपको एक अच्छी सी एग्जांपल लूँगा, समझा दूंगा कि न्यूक्लियस के डीएनए में और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस के डीएनए में और इस डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में क्या डिफरेंस है, समझे। चलो एग्जांपल लेते हैं। मैं सपोज करो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक पहले 5 साल के बच्चे का, 4 से 5 साल के बच्चे का, ठीक है। तो देखो क्या हुआ 4 से 5 साल बच्चे का, कि अगर उससे बोलूँ कि उसको कुछ भी डिसीजन क्या वो अपने आप ले पाएगा। बोलो तो बर्थडे पार्टी में जाना है, किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना है, तो क्या वो डिसीजन अपने आप ले लेगा? नहीं, 4 साल का बच्चा है, अपने आप पेन लेगा, पेंसिल लेगा, गिफ्ट बनाएगा, पॉकेट लेके चला जाएगा। नहीं, उसको वो भी पूछना पड़ेगा किससे, अपने पेरेंट्स से, है ना, अपने भाई बहन से या फिर पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जो छोटा बच्चा है उसको कुछ भी राइट नहीं है अपने डिसीजन लेने का, जब वो 4 से 5 साल का है। तो क्या होगा, ये सारे ऑर्गनल्स हो गए जो हमने पढ़ा ना अभी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, उनके पास कुछ राइट नहीं है। उन्हें बस बॉस बोल रहा है वो उन्हें करना है, उनके पेरेंट्स बोलेंगे जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो नहीं जाओ, उनके पास कोई राइट नहीं है। अब क्या हुआ, 18 साल के हुए, जैसे हमारी एज है इस टाइम, तो 18-19 साल के हुए, उस टाइम पे क्या है, आपको दोस्त की पार्टी में जाना है, तो आपको ये नहीं पूछोगे आप पेरेंट्स से कि हम जाएं कि ना जाएं, मतलब अपने डिसीजन ले सकते हो। यस ये दोस्त मेरा अच्छा है, बहुत जिगरी दोस्त है, तो जाना तो जाना है, एक बार परमिशन ले सकते हो, लेकिन आप डिसीजन बताओ कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप बोलोगे ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ पे एक छोटे मोटे डिसीजन आप ले सकते हो, लेकिन एक बड़े डिसीजन आपसे बोलूँ मैरिज का डिसीजन लेना है आपको, तो आप वहाँ पे वो भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। मतलब हाँ, 18 साल के 19 साल की उम्र में यस आप अपने करियर के रिलेटेड अपने कुछ डिसीजन ले सकते हो, लेकिन सारे डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये होगा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और प्लास्टिड डीएनए, यानी कि कुछ तो बातें अपनी कर लेंगे वो, कुछ तो अपने केमिकल बना लेंगे, लेकिन सब सारी बातें आएंगी तो वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस पर डिपेंड होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस पे डिपेंड होंगे। अब आते हैं हम होगा 28 से 29-30 साल के। अब क्या होगा, हम सारे डिसीजन ले सकते हैं, हमें कुछ भी करना है, हमें मतलब कहीं भी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, किसी भी देश में जाना है, हम खुद डिसीजन लेते हैं हमें जाना है, यानी कि हम पूरे तरीके से क्या हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, अपने डिसीजन सारे ले पा रहे हैं। वो हमारा क्या है, बॉस मॉलिक्यूल न्यूक्लियस के अंदर वाला डीएनए। समझ में आया। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डीएनए क्या है, एक तरीके से थोड़ा कम मैच्योर है, थोड़ा 18 साल से 19 साल का बीच का है, जो कि कुछ डिसीजन तो ले लेगा लेकिन सारे नहीं ले पाएगा। आई होप कुछ समझ में आएगा इस एग्जांपल से। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द डीएनए ऑफ द न्यूक्लियस एज वेल एंड द डीएनए ऑफ द प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा सिंपल सा एग्जांपल, हमने पढ़ लिया माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। तो डीएनए इसके पास भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं कुछ इसके पास, और ये कहीं ना कहीं अपने राइट कुछ तो ले लेगा लेकिन सारे नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो एटीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था। अब बढ़ते हैं प्लास्टिड की तरफ। हाँ चलिए अब हेडिंग बनाते हैं हम प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। चलो आ जाओ। अब इस देखो प्लास्टिड कहाँ होता है, केवल और केवल प्लांट्स में होता है। तो यहाँ पे हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं होता है, तो प्लास्टिड किसके अंदर होता है, केवल और केवल प्लांट्स के अंदर होता है। अब मैंने क्या करा, इन प्लास्टिड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब कि प्लास्टिड 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट, पहला प्लास्टिड का नाम क्या है मेरा, क्रोमोप्लास्ट, एंड लूकोप्लास्ट, एंड द थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट। समझते हैं एक करके, ठीक है। छोटा टॉपिक है, जल्दी 5 मिनट खत्म करते हैं इसको। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्ट है जिसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट हो, जिनके अंदर कलर वाले पिगमेंट प्रेजेंट हो, यानी क्या बोल रहा हूँ, कलर्ड, जिनके अंदर कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट हो उन्हें बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो, जहाँ भी वर्ड क्रोमो आ जाए ना आप ही समझ लीजिए वहाँ पे कलर की बात चलती है। क्रोमोजोम, तो क्रोमोजोम में भी कलर की बात चलती है, लेकिन बताया नहीं है मैंने आपको, क्योंकि उनके ऊपर कलर चढ़ जाता है। क्रोमोजोम का नाम क्रोमोजोम क्यों पड़ा, क्रोमो माने कलर, जोम माने बॉडी, ऐसी बॉडी जिनके ऊपर कलर, पक्का कलर चढ़ जाए, एकदम चढ़ जाता है उनके ऊपर, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट माने पिगमेंट हैं जो कि कलर्ड होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट पिगमेंट होते हैं कलर। जैसे आप देखते हो प्लांट में कोई क्या नाम हो सकता है, कोई फ्रूट आपको रेड दिख रहा है, ठीक है, सेब आपको रेड दिख रहे हैं, ऑरेंज आपको ऑरेंज दिख रहा है, ठीक है। तो उस तरीके कलर क्यों दिख रहे हैं, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट। तो वो कलर जो आता है ना किसी फल का, वो किसकी वजह से आता है, वो कहीं ना कहीं इस पिगमेंट की वजह से आता है। यहाँ पे कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट में कलर्ड पिगमेंट नहीं होता, कोई भी पिगमेंट नहीं होता, कलरलेस पिगमेंट होते हैं। लेकिन ये बेसिकली कहीं ना कहीं स्टोरेज का काम करता है। क्या काम करता है ये, स्टोरेज,
इसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या काम करता है, ये स्टोरेज का काम करता है, यानी इसके अंदर ऑयल, फैट, प्रोटीन लाइक दैट इसके अंदर कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके की स्टोरेज का काम कर रहा है ल्यूकोप्लास्ट। ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर कलर हो, जिसके अंदर पिगमेंट हो, उसे बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर केवल कलर ना हो लेकिन वो स्टोर करे चीज़ों को, उसे बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट। अब ऐसा प्लास्टिड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, मेरा क्लोरोफिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, मेरा क्लोरोफिल। इसका मतलब क्लोरोफिल क्या होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस, लाइट को पकड़ने के लिए फोटोसिंथेसिस करनी पड़ती है लाइट के प्रेजेंस में, तो लाइट को पकड़ने के लिए क्या काम आता है, क्लोरोफिल। वो कहीं ना कहीं हरे कलर का होता है और लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। तो लीव्स हरी क्यों दिखती है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। लीफ हरी क्यों दिखती है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो ग्रीन होता है क्लोरोफिल दिखने में, ओके। अगर मैं डिटेल में जाऊँ किसको, क्लोरोप्लास्ट की डिटेल में जाऊँ तो ये बनाऊंगा मैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्या बन गया मेरा, क्लोरोप्लास्ट। ये एक प्लास्टिड है, कौन सा वाला, क्लोरोप्लास्ट वाला। अब देखो क्लोरोप्लास्ट वाला प्लास्टिड है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। अब डबल मेम्ब्रेन क्यों होता है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, लेकिन वो वाला 18 साल वाला, ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको पिछले। तो इसके पास खुद का डीएनए होगा, खुद का राइबोसोम होगा, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके पास डबल मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पे बॉस प्रेजेंट है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ पर है, वो एग्जैक्टली लोकेट कहाँ पर है। अगर आपको दिखाऊँ स्ट्रक्चर तो ये 3D फिगर है। क्या है, 3D फिगर है। ये थोड़ा अंदर वाला हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा, जो खाली स्पेस दिख रहा है ये, इसे बोलते हैं स्ट्रोमा, इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लैट सिक्के रखे होते हैं। अभी के लिए समझ लीजिए क्या होते हैं, बहुत सारे सिक्के एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिक्के को बोलते हैं ग्राना, एक सिक्के को बोलते हैं ग्राना। तो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे सिक्के रखे हुए, स्टॉक लाइक सिक्के रखे हुए एक के ऊपर एक के ऊपर एक, और हर एक सिक्के के अंदर, हर एक ग्राना के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल। तो आपको पोजीशन समझ में आई, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोफिल वहाँ प्रेजेंट है, ग्राना के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो कि एक के ऊपर अरेंज है। आपको ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ इसके अंदर प्रेजेंट है मेरी क्लोरोफिल। ये कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में अरेंज है ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कॉइन। अभी क्या है, अभी आपको मैं डिटेल में नहीं बता सकता, वरना क्या थैलेकोलाइट्स भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो तो बहुत डिटेल हो जाएगा, लेकिन आपके सिलेबस में भी इतना ही है प्लास्टिड के बारे में। क्या क्या प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्ट जिनमें कलर प्लास्टिड हो, ल्यूको जो स्टोर कर सके और कलरलेस प्लास्टिड हो, और क्लोरोप्लास्ट वो जिसके पास क्लोरोफिल हो। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होगी, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे, डायग्राम के थ्रू। आपको समझ में आया होगा। और प्लास्टिड के पास अपना खुद का डीएनए होता है और एज वेल एज डबल मेम्ब्रेन होती है। चलिए अब लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं, लास्ट सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम है वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल बना लो हेडिंग। अब चलो पढ़ते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है यार, मैंने बताया था आपको, कुछ खाना बच गया है, स्टोर करना है प्लांट में, एनिमल्स में, तो एक चीज़ होती है वैक्यूल्स। लेकिन प्लांट में बहुत बड़ा होता है वैक्यूल, और एनिमल में कुछ ज़्यादा ही छोटा होता है, ठीक है। अब मेरी बात करो, ये क्या एक तरीके के स्टोरेज सैक है। यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें स्टोर होती हैं, यहाँ पे क्या होता है, चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, 50 to 90% हिस्सा प्लांट का, सेल का यही कवर कर लेता है। 50 to 90%, यानी कि आप समझ रहे हो 90% हिस्सा, यानी कि प्लांट का 10% हिस्से में सब कुछ, और 90% हिस्से में क्या, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूल। और एनिमल्स में बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, और कई बार क्या होता है किसी किसी एनिमल्स में वैक्यूल पाया भी नहीं जाता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, इसका साइज़ कितना वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे रीज़न आता है ऐसा डिफरेंस क्यों हो रहा है। ये रीज़न समझाने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, पहले वो समझते हैं। साइटोप्लाज्म जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, उतनी ज़्यादा खर्चे, जितने ज़्यादा खर्चे, मतलब ऐसा बोलते हैं ना, जितनी ज़्यादा कमाई उतने ज़्यादा खर्चे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो वही सेम यहाँ पे केस है कि साइटोप्लाज्म जितना ज़्यादा उतने ज़्यादा खर्चे, मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च। अब देखो प्लांट क्या है, प्लांट एनर्जी बनाता है, फूड बनाता है, तो क्या वो उस एनर्जी जो बना रहा है उससे तो पूरा हमारा अर्थ का जितना बायोस्फीयर वाला पार्ट है, जितना लिविंग पार्ट चल रहा है। अगर प्लांट ना हो तो खाना कौन बना रहा है, कोई नहीं। लिविंग कौन, एक्चुअल में खाना कौन बना रहा है, एक्चुअल में प्लांट्स खाना बना रहे हैं, उससे पूरा लाइफ चल रही है आगे। एनिमल्स, प्लांट, जितने छोटे छोटे बैक्टीरियाज तक, छोटे छोटे एंट तक, चींटी तक,
किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड, डायरेक्टली डिपेंड है, इनडायरेक्टली डिपेंड है, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर है? प्लांट के ऊपर। तो प्लांट क्या है? मेनली खाना बना रहे हैं, तो उनको क्या करना है? उनको कम से कम खाना इस्तेमाल करना है अपने लिए, उनको कम से कम एनर्जी इस्तेमाल करनी है अपने लिए। तो यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने क्या किया कि साइटोप्लाज्म का रेशो बहुत ही कम कर दिया। अब इसे कम कैसे करें? साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा हिस्सा क्या रख दिया? एक बड़ा हिस्सा रख दिया वैक्यूल। इससे क्या हुआ? साइटोप्लाज्म कम हो गया, और साइटोप्लाज्म कम तो एनर्जी भी कम खर्च होगी, और एनर्जी कम खर्च होगी तो ज़्यादा हम लोग जैसे लोगों के लिए बचेगा, और कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा हमारे पूरे बायोस्फीयर के लिए। और एनर्जी हमारी जो हम देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं प्लांट पे पूरा हम लोग जितने भी एनिमल्स हैं और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, सब डिपेंड है किसके ऊपर? अकेले प्लांट के ऊपर खाने के लिए, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके समझ में आ गया आपको प्लांट और एनिमल का डिफरेंस। प्लांट में क्या होता है 50 to 90%, एनिमल्स में क्या होता है कहीं ना कहीं बहुत हद तक कुछ छोटा होता है। ठीक है, अब इसे रफ करते हैं और थोड़ी और बातें करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, हाँ, जैसे कि मैंने बात करी ये स्टोर्स है क्या, यानी कि इसके अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं। तो प्लांट के अंदर मेनली क्या होता है स्टोर? इसके अंदर अमाइनो एसिड क्या होते हैं बताऊंगा। ठीक है, और कुछ बोल सकते हैं हम प्रोटीन्स, कुछ शुगर्स, है ना, बहुत सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें क्या होती हैं स्टोर होती हैं। अमाइनो एसिड क्या होती है? प्रोटीन की सिंपलेस्ट फॉर्म, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई। जैसे दीवार है मेरे सामने, उसकी सबसे छोटी चीज़ क्या होगी? ईंट, उसे बोलेंगे हम एक सब सिंपल सी यूनिट है। ऐसे ही हम प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट उसे बोलेंगे अमाइनो एसिड। तो वो तो होते ही हैं, लेकिन कभी कभी कुछ प्रोटीन्स भी इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो मतलब कि कुछ भी चीज़ें स्टोर करनी है तो क्या करेगा प्लांट, क्या करेगा एनिमल? तो वैक्यूल के अंदर डाल देगा। ठीक है, एक तरीके से स्टोर हाउस हो गया। ठीक है, ओके, अब एक बात करनी है मुझको अमीबा के अंदर। अमीबा के अंदर क्या होता है? फूड वैक्यूल बनता है। वैक्यूल तो होता है, उसके अंदर खाना स्टोर होता है। जैसे यहाँ पे कुछ आइटम स्टोर होते हैं ना, यहाँ पे मेनली खाना स्टोर होता है। अगर आप अमीबा पढ़ोगे आगे चल के 10th क्लास में तो सीखोगे, तो वहाँ पे मैं बताऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है अमीबा के अंदर क्या बनते हैं? फूड वैक्यूल, उसके अंदर एक्चुअल में खाना स्टोर होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ मिनरल्स, कहीं अमाइनो एसिड, प्रोटीन, शुगर, सिंपलेस्ट फॉर्म स्टोर हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अमीबा के अंदर क्या होते हैं? फूड वैक्यूल्स, एक्चुअल में खाना स्टोर होता है, वहाँ डाइजेस्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है हमारा जैसा कि अलग से पेट है, अलग से कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है? सिंपल अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल होते हैं, उसके अंदर ही सिंपल सा खाना डाइजेस्ट मेरा हो जाता है। ठीक है, अब देखो कुछ यूनिसेलुलर में क्या होता है, ये कुछ बात समझने की नहीं है, लेकिन हाँ लिखा है तो बता रहा हूँ। कुछ यूनिसेलुलर में क्या होता है कि ये एक तरीके से जो वैक्यूल होता है वो पानी को बाहर निकालने का, पानी को अंदर लेने का, एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए, वेस्ट को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल आता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया? वेस्ट को आउट करने के काम आता है। वाटर हो गया कुछ से वेस्ट, ऐसा ही है। ठीक है, तो वेस्ट को बाहर करने का काम आता है कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिका वाले ऑर्गेनिज्म में। तो मेन काम क्या हो गया आपको याद से करना है? वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल बट देयर साइज वेरी। इन प्लांट इट कवर 50 to 90% ऑफ द सेल का वॉल्यूम, बट इन केस ऑफ एनिमल इट ओनली कवर, ओके, है ना, इन केस ऑफ एनिमल इट ओनली कवर स्मॉल अमाउंट। ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम। ओके, इसके बाद हमने चीज़ें देखी क्या क्या स्टोर होती हैं उसके अंदर, और इस तरीके से हमने क्या कर लिए? सेल ऑर्गेनल्स खत्म कर लिए। अब एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रह रहा है जिसकी बात करेंगे हम, माइटोसिस और मियोसिस की। एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रह रहा है जिसमें हम बात करेंगे माइटोसिस एज वेल एज मियोसिस की, सेल डिवीजन की। चलिए वो जल्दी से बात करते हैं। ठीक है, हाँ तो गाइस, तो एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट रह गया है जो नई एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं ऐड ऑन कर रखा है। जब मैंने 9th क्लास की थी, जब नहीं था, अभी कुछ 1-2 साल से ही शायद उसमें ऐड ऑन हुआ है। तो वो क्या है हमारा? सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न 2 तरीके के बताते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। समझते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या समझते हैं? ठीक है, इसको डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक तरीके मेल है और ये एक फीमेल है। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स हैं एंड दे, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ से गैमेट बना। आपको पता होगा ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है एक सेल के अंदर कितना होता है? 46। वेरी करता है कितना होता है? 46। तो अभी के लिए मान लीजिए 46 क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर।
ह्यूमन के अंदर, वो वेरी करता है, क्या नाम है, किसी एनिमल में कितना होगा, लेकिन ह्यूमन में कितना होगा, 46 ही होगा। किसी टाइगर में कुछ और होगा, लायन में कुछ और होगा, ठीक है, रैट में कुछ और होगा, एनिमल्स में एनिमल्स डिफर करेगा, लेकिन ह्यूमन में कितने होंगे, 46 क्रोमोजोम। मैं 46 क्रोमोजोम बोल दूँ या फिर 23 पेयर, एक ही बात है ना, 23 पेयर बोल दूँ या 46 क्रोमोजोम बोल दूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेल में प्रेजेंट है 23 पेयर, 23 पेयर, और यहाँ पे भी कितने प्रेजेंट है, 23 पेयर। अब क्या हुआ, इन्होंने गैमेट बनाया, ठीक है, इन्होंने पहले गैमेट, ये रिप्रोड्यूस कर रहे थे, क्या बनाया पहले, गैमेट। तो गैमेट बनाया तो उसके आधे हो गए, मान लो 23 हो गए। पहले कितने परसेंट है, 23 पेयर, यानी कि 46% थे। अब कितने परसेंट, 23% है। और यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे भी इन्होंने 23 आधे कर दिए। और जब ये जुड़े क्या बनता है, जाइगोट। क्या बना, गैमेट बने और क्या मिला, जाइगोट बना। जाइगोट में कितने हो गए वापस, 23 पेयर, 23 पेयर, और ये क्या हो गए, आगे जनरेशन बढ़ गई, ठीक है। अब बताओ ऐसा ना होता, मान लो ऐसा ना होता, 23 पेयर, 23 पेयर एग्जैक्टली आ जाते तो क्या होता, यहाँ पे कितना बचता, 23 पेयर, इधर भी 23 पेयर, इधर भी, यानी 46 पेयर, और इसके आगे बढ़ते तो 86 पेयर। तो ये कोई सेंस बन रहा है क्या, 46, 86, फिर आगे बढ़ेंगे हम तो ऐसे तो बढ़ते चला जाएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई समझने वाली। तो नेचर ने क्या किया, यस, जब गैमेट बनेंगे तो जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो आधा कर देंगे, क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देंगे, यानी रिड्यूस कर देंगे, यानी कि रिडक्शन कर देंगे। जब क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाए इनिशियल से, स्टार्टिंग से, उसे बोलेंगे मियोसिस। ऐसा सेल डिवाइड होना जहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, सिंपल सा रिडक्शन। ऐसा ना हो तो क्रोमोसोम इनबैलेंस हो जाएगा, जनरेशन में कुछ और क्रोमोसोम, मेरे में कुछ और क्रोमोसोम, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिडक्शन बोलते हैं इसको, ओके। तो मियोसिस कहाँ पर होती है, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, जहाँ पे गैमेट बनते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में होती है मियोसिस, ठीक है। एक जनरल मियोसिस समझा दूं मैं आपको, एक जनरल मियोसिस समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर रखता हूँ, अभी मियोसिस ही चल रही है, ठीक है। देखो एक सेल है, 46 क्रोमोसोम है इसके अंदर, ये डिवाइड करेगी तो बनेंगे 23 क्या होंगे, आधे आधे हो जाएंगे, ठीक है, 2 बन गए। अब ये 2 क्या करेंगे, ये आगे 23 एंड 23, यानी कि एक सेल से, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं। ध्यान समझना, आपके लिए कुछ बहुत ही नया है एक तरीके से। क्या बोल रहा हूँ कि एक सेल है, उस पर 46 क्रोमोसोम थे, तो पहले क्या हुआ, मियोसिस हुआ, 2 सेल बन गए, 23। अब एक 23 सिंपल डिवाइड करेंगे, कोई आधा नहीं होगा, सिंपल 23। तो एक सेल से कितने बने, 4। तो मियोसिस में एक से कितने बनते हैं, 4। यहाँ तो मैंने समझाया है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ आधे होने की, इरेक्शन होने की क्या इंपॉर्टेंस थी, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल मियोसिस कैसे होता है कि अगर एक सेल है उस पर 46 क्रोमोसोम है, तो पहले तो आधे हो जाएंगे और फिर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हुई है, मियोसिस, ठीक है। ये पूरा भी मियोसिस ही है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब समझाता हूँ माइटोसिस। मान लीजिए मेरे हाथ में चोट लग गई, यहाँ पे क्या हुई, चोट लग गई। अब क्या होगा, यहाँ के सेल डैमेज हो गए। अब कुछ दिन बाद क्या देखूंगा, यहाँ पे नई खाल आ गई, नई तरीके से सब कुछ सही हो गया और मैं रिपेयर हो गया, है ना, मैं क्या हो गया, रिपेयर हो गया। तो वहाँ पे क्या है, नए सेल आए, वहाँ पे क्या आ गए, डेड सेल हट गए, डेड सेल क्या हो गए, हट गए बाय द न्यू सेल्स, रिप्लेस कर दिया न्यू सेल्स ने, ठीक है। जो डेड सेल थे उन्हें रिप्लेस कर दिया किन्होंने, न्यू सेल्स ने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो जो मेरे 46 क्रोमोसोम थे, अब वो डिवाइड करेंगे 2 में, 46 में, यहाँ पे आधे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनको आगे जाके मिलना नहीं है कहीं, इनको इस बॉडी में ही रहना है। क्या बोल रहा हूँ, इनको इस बॉडी में ही रहना है, तो इनको आगे जाके मिलना नहीं है, तो ये इतना ही डिवाइड करेंगे, इक्वेशनल। यहाँ पे क्या रहेंगे, ये थोड़ा मार्केट चल नहीं रहा है, खत्म होने वाली क्लास, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे खत्म होने वाली क्लास। तो देखो क्या बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ पे क्या होंगे, आधे नहीं होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, क्यों आधे नहीं होंगे, क्योंकि इनको आगे जाके मिलना नहीं है। मेरे चोट लगी है, पुराने सेल ने रिप्लेस कर दिया नए सेल्स को, बाय सिंपल डिवाइड हो गए वो कितने, 46 में। 23 में क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमारे सेल को आगे जाके किसी से मिलना नहीं है। यहाँ पे 23 में क्यों मिले, क्योंकि यहाँ पे मेल वाला फीमेल वाले को मिलके एक नया बनाना, जाइगोट। तो जहाँ पे सेल को ग्रोथ करनी हो, मेरी बॉडी को ग्रोथ करनी है, तो क्या होगी, माइटोसिस। जहाँ पे केवल एक ही बॉडी के अंदर सेल रहने हैं तो माइटोसिस, अगर 2 जगह से मिल रहे हैं तो मियोसिस।
आई होप कुछ क्लियर होगा। आपके सिलेबस में इतना कुछ डिटेल में नहीं है, मे बी कुछ क्वेश्चन एक आध आ जाए, कुछ इंपॉर्टेंट वाले बात नहीं है यहाँ से, ठीक है। जब भी था एनसीईआरटी मैंने समझा दिया आपको। तो इसी तरीके से यार हमने 3 पार्ट में चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ खत्म कर लिया है। कोई भी डाउट होगा किसी भी चैप्टर किसी भी पार्ट से, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, वरना ठीक है बता दूंगा, ठीक है। चलिए यार ख़त्म करते हैं वीडियो अपनी, बहुत लंबी हो गई है। तो बाय बाय, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको पसंद आई होगी वीडियो तो, ठीक है, बाय।